बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। अब ये जंग एक महीने से आगे चली गई है। अब ये सवाल इस वक्त नहीं है कि ईरान सरेंडर कर चुका है, ईरान से आप सरेंडर करवा लेंगे। अगर आपने देखा हो पिछले चंद दिनों में अमेरिका के सदर के गुफ्तगू में कहीं पर ऐसी गुफ्तगू हमें दिखाई नहीं दी, इवन सरेंडर का उन्होंने लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। अब सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह रात उन्होंने अपने जहाज़ के ऊपर गुफ्तगू की कि जो ईरान है वो डील करने की भीख मांग रहा है। फिर पाकिस्तान ने जब ये कहा कि हमने ईरान की गवर्नमेंट से इजाज़त ली है, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने 20 जहाज़ गुजरने दिए हैं और वो पाकिस्तान के झंडे के साथ गुजरेंगे, इसका मतलब पाकिस्तान के जहाज़ गुजरेंगे। तो उन्होंने कहा देखें, पहले उन्होंने इतने जहाज़ दिए, अब एहतरामन 20 जहाज़ गुजारने की इजाज़त दे दी गई है। तो अमेरिका के सदर बुनियादी तौर पर वो जो अपनी परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो परसेप्शन बन नहीं रही। जिस तरह मैंने आपको आज सुबह बताया था कि इस हवाले से इवन उनके ऊपर बहुत प्रेशर है डोमेस्टिकली। नंबर वन, वो विक्ट्री डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। नंबर टू, वहां पे लोगों की जो कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट है, उसमें इजाफा आ रहा है। तो कोई फेवरेबल सिचुएशन है नहीं है। अच्छा, उसके जवाब में जो ईरान है वो क्या कर रहा है? ईरान का होना तो ये चाहिए। मिसाल के तौर पे आज भी तबरेज के अंदर उनका एक पेट्रोकेमिकल प्लांट था, उसके ऊपर हमला हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? गुज़श्ता रोज उन्होंने कम से कम 2 ऐसी जगह थी जहां पर इनके इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो हैं उनको टारगेट किया। और उसके अंदर एक तो बीरशेबा का जो इलाका था वो था, फिर वो डेजर्ट वाला था। तो उन दोनों को अलग अलग से उन्होंने माना और इन्होंने कहा कि आग लगी है। उसके बाद इसराइल ने कहा जी उस आग के ऊपर काबू पा लिया गया। आज दिन की जो पहली डेवलपमेंट है, नंबर वन, उन्होंने ईरान ने इसराइल के अंदर हिट किया है और उसको इसराइल का अपना मीडिया भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जी बिल्कुल हुआ है। जिसमें टाइम्स ऑफ इसराइल है वो इस बात की तस्दीक करता है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी बता रहा है कि, और ईरान खुद भी, ईरान की जानिब से कहा गया है according to Hebrew media, the Iranian missile targeted the Bazan Petrochemical Industries Group in Haifa। तो अब इसका मतलब है कि वो हाइफा, और हाइफा का मतलब ये है कि उनकी ऑयल रिफाइनरी है यहाँ पर। और इससे पहले भी ऑयल रिफाइनरी को हिट किया गया था। जिस वक्त, अगर आपको याद हो, पारस गैस फील्ड के ऊपर स्ट्राइक्स हुई थी, उसके अगले ही दिन या चंद घंटों के अंदर जो है उन्होंने हमला करके उसका जवाब दिया था, जिसका मतलब बड़ा वाज़ेह था कि हम ना डरे हैं ना खौफजदा हैं और मुकम्मल तौर पे इस जंग के हवाले से आगे लेकर जाया जाएगा। अब इस बारे में टाइम्स ऑफ इसराइल कहता है जी, हाइफा ऑयल रिफाइनरी हिट बाय डेब्रीज फ्रॉम इंटरसेप्टेड मिसाइल्स, फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज सेज। अब उनका कहना यह है कि जनाब वो ना मिसाइल आया, उस मिसाइल को हमने इंटरसेप्ट किया और उसको इंटरसेप्ट करने के बाद क्या हुआ है कि जनाब वो इस तरह से अब वहां पर आग लग गई है, उस चीज को हिट किया जा रहा है। अब ये सारे का सारा उनका कंट्रोल्ड है। मैं जरा आपको ये इंटरनेशनल मीडिया के दिखाना चाहता हूं कि ईरान मैनेज टू डैमेज द ऑयल रिफाइनरी इन हाइफा इसराइल। तो वो उस इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि वो कामयाब हुए हैं, वहां तक उन्होंने मैनेज किया है। उसके बाद होता क्या है, वो कहेंगे जी देखें मामूल के ऑपरेशन जो हैं वो जारी हैं। लेकिन इस हवाले से ये कहना कि इस तरह से होगा, मेरा ख्याल है कि ईरान भरपूर तरीके से उस जंग को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ उन्होंने यहाँ पर इसराइल के अंदर हमले नहीं किए, बल्कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उन गल्फ कंट्रीज के हवाले से भी उन्होंने बहुत ज्यादा जो हमले हैं वो किए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर बगदाद के अंदर जो वहां पे इराक्स मोहम्मद अला एयरबेस है, उस हवाले से बताया गया है कि उसके ऊपर उन्होंने रॉकेट फायर किए हैं। अब रॉकेट आया ये ईरान की तरफ से है या वहां पर उनके जो मुख्तलिफ बैक ग्रुप्स हैं उनके हवाले से है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो कुवैत के अंदर होने वाले हमले हैं, जहां पर उन्होंने पावर प्लांट्स के ऊपर हमले किए हैं और ये लास्ट 24 आवर्स के अंदर हुए हैं। और कहा यह जा रहा है कि उसमें इंटेंसिटी आई है ईरान के हमलों के अंदर। उसके बाद उनके जो वाटर प्लांट्स हैं उनके ऊपर हमले जो है वो किए गए हैं और ये उसके फौरन बाद हैं। मिसाल के तौर पे अल जजीरा लिखता है कि दिस वाज शॉर्टली आफ्टर ईरान पावर प्लांट्स एंड फैसिलिटीज वर अटैक। यानी जब ईरान की फैसिलिटीज के ऊपर हिट हुआ तो फौरी तौर पे उन्होंने वहां पर जवाब दिया ताकि पूरे खित्ते में उसकी हीट महसूस होनी चाहिए। और उसको लेकर अल जजीरा लिखता है कि अटैक ऑन कुवैत पावर वाटर प्लांट्स प्लान रेजेस अलार्म इन गल्फ। यानी उनके मुताबिक जब उसको हिट किया है तो अब आप जानते हैं जब वाटर प्लांट्स के ऊपर हिट होता है तो पूरे जो गल्फ कंट्रीज हैं वो डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर सरवाइव करते हैं। वो कोई पाकिस्तान वाली सूरत हाल नहीं है कि आप जाएं और पानी को आपको किसी किस्म का जो प्रॉब्लम है वो ना हो। उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस हवाले से होगी। अच्छा, उसके बाद ईरान का जो अपना मीडिया है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ये सिर्फ एक जगह के ऊपर हिट नहीं हुआ। उनका ड्रोन एंड मिसाइल अटैक ऑन यूएस बेसिस इन बहरीन, यानी कुवैत के बाद और इराक के बाद वो कह रहे हैं कि हमने बहरीन के ऊपर भी हमला किया
किया है। अच्छा, उस सब से हटने के बाद एक अहम खबर इस वक्त लेटेस्ट आ रही है, वो तेहरान टाइम्स दे रहा है और तेहरान टाइम्स डिमोना के हवाले से दे रहा है। इन्होंने कल मैंने आपको बताया कि उनका जो वो एक वाटर हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स है जो जौहरी बुनियादी तौर पे प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है ईरान का, उस हवाले से आलमी तवानाई एजेंसी ने कल ये बताया कि वो ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन ईरान टिट फॉर टैट पे जाता है। ईरान कहता है कि अच्छा, ये आपने मेरे ऊपर अटैक किया है, चलें लगे हाथ तो आप ये भी दे लें। तो इस बारे में तेहरान टाइम्स इस फर्दर डिटेल्स तो नहीं दे रहा, लेकिन यही बताया है कि दिमोना अंडर अटैक, और उसके साथ वो मिसाइल या जो लॉन्च होने वाली चीजें हैं उसके विजुअल्स उन्होंने लगाए हैं। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है, अगर आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें कि जनाब ये जो जंग है उस जंग के हवाले से जहां पे वो सरवाइव भी कर रहे हैं, नंबर वन, नंबर टू, उसी इंटेंसिटी पे या उस सतह के ऊपर वहां पे वो स्ट्राइक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक और जो अहम या खतरनाक चीज है, वो फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है अमेरिका के सदर ट्रंप ने। ये जंग शुरू हुई, उस जंग के हवाले से बहुत सारी बातें हुई, उसमें जो मोटी मोटी बातें थी, उन मोटी मोटी बातों में एक ये था कि रिजीम चेंज किया जाएगा, यानी ईरान के अंदर जो गवर्नमेंट है उसको गिराया जाएगा। लेकिन अब अमेरिका के सदर जो है वो रिजीम चेंज से हट गए हैं और उनके पास किसी किस्म का वो प्लान बुनियादी तौर पे है नहीं है, या उसको वो एग्जीक्यूट कर नहीं पाए। ईरान के लोगों ने इस तरह से उनको जो जवाब है वो दिया है। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं, अब ट्रंप साहब सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि ईरान में निजाम की तब्दीली हो चुकी है। ये उन्होंने रात अपना जो उनका एयरफोर्स वन जहाज है वहां पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि निज़ाम चूंकि तब्दील हो चुका है, आप कह सकते हैं कि हमारे पास रिजीम चेंज है क्योंकि वो मारे जा चुके हैं। अगर आप देखें तो रिजीम चेंज पहले ही हो चुकी है क्योंकि पहली हुकूमत मुकम्मल तौर पे खत्म कर दी गई, तबाह कर दी गई, वो सब खत्म हो चुके हैं। ये दूसरी हुकूमत तो ज़्यादातर खत्म हो चुकी है और तीसरी हुकूमत में हम जिन लोगों से निमट रहे हैं वो पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ है, एक बिल्कुल नया ग्रोह है, इसलिए मैं इसे रिजीम चेंज समझूंगा। साफ बात यह है कि वो काफी माकूल रहे। अब उसको अपनी नाकामी को वो रिजीम चेंज, देखो क्या खामनाई साहब का बेटा सुप्रीम लीडर नहीं है? क्या ईरान में लोग अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए हैं? रिजीम चेंज ये था कि आप पहलवी को इंस्टॉल करते, आप किसी और को लेकर आते। आपकी नाकामी पहली तो ये है। दूसरा, आप ये कहते थे कि वहां पर उनके न्यूक्लियर साइट्स को हम हिट करेंगे या खत्म करेंगे, जिसको न्यूक्लियर थ्रेट कहा जाता था। आज दिन तक भी वो मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, वो डिमोना पे हमले कर रहे हैं, वो हाइफा के ऊपर हमले कर रहे हैं। इसके बीच में अब एक नई जो चीज आई है वो बहुत खौफनाक है और इससे अंदाजा होता है कि अमेरिका यहां ना रिजीम चेंज करने आया है, न न्यूक्लियर को लेकर आया है, वो वही काम करने आया है जो उसने वेनेजुएला के अंदर किया है। उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सेज यूएस कुड टेक द ऑयल इन ईरान। अब वो कहते हैं कि जनाब देखिए, हम असल में बुनियादी तौर पे हमें ईरान का तेल चाहिए। और वो कहते हैं जी, यूएस प्रेसिडेंट टेल्स द फाइनेंशियल टाइम्स ही इज कंसिडरिंग सीजिंग स्ट्रेटेजिक खर्ग आइलैंड इवन एज निगोशिएशंस कंटिन्यू। अब उनका ख्याल ये है कि जब बातचीत चल रही है तो इस बातचीत के बीच में भी हम जो अमेरिका जो है वो उनके जजीरे के ऊपर हमला कर सकता है और उस जजीरे के ऊपर कब्जा करके उनका कहना यह हुआ कि हम जनाब खर्ग आइलैंड को कब्जा करेंगे और इस तरह से हम ईरानी तेल जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो उनका जी सच ये है कि मेरा पसंदीदा ऑप्शन ये है कि ईरान का तेल ले लिया जाए। लेकिन अमेरिका में कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करेंगे, वो बेवकूफ लोग हैं। तो अब इस बारे में वो कह रहे हैं कि खर्ग आइलैंड, लेकिन एक सवाल है कि क्या आप खर्ग आइलैंड के हवाले से चीजों को दो तरह से, नंबर वन कि बीबीसी कहता है कि खर्ग पर अमरीकी कब्जे के बावजूद ईरान टैंकरों को निशाना बना सकता है। और जैसे ही खबर आई तो उसके बाद दुनिया में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसकी कीमत $116 फी बैरल तक पहुंच गई। उससे हटके जो खासकर एशिया के अंदर आलमी मैशर से जुड़ी हुई चीज थी वो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है। तो तमाम स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया में वो सारी की सारी मंदी का शिकार हो गई। अब उसके बाद एक चीज और है, जब आप ये सब करेंगे, मिसाल के तौर के ऊपर खर्ग आइलैंड के ऊपर आप अगर कब्जे की कोशिश करते भी हैं तो फिर एक चीज और है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, खलीजी ममालिक हैं, उनके हवाले से क्या बात बनेगी। इस हवाले से बीबीसी ने आज तज्जिया किया है कि ट्रंप की ईरानी तेल हासिल करने की कोशिश से खलीजी ममालिक कैसे मुतासिर होंगे। अब उनका मतलब ये हुआ कि आप ये देखिए, आपने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिट किया, उन्होंने जवाब में फौरी तौर पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिट किया। जब आप उनके तेल की तरफ जाएंगे या उन तनसीबात के ऊपर जाएंगे तो अमेरिका की तेल तनसीबात तो है नहीं है, फिर वो क्या करेगा। यानी आप मुझे रोक रहे हैं कि मैं तेल निकाल भी ना सकूं, बेच भी ना सकूं, लेकिन आप ये समझते हैं कि ईरान खिते के अंदर करने देगा, फिर वो पूरे खिते को आग लगाएगा।
اور اس کی پہلے دن سے پالیسی یہ ہے کہ اگر میرے اوپر جنگ لگی ہے اس جنگ کی ہیٹ سب تک پہنچنی چاہیے. اور پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری کی پوری جو وار آئی ہے یہ بائی ڈیزائن ایک ایسا کام کیا گیا ہے, اس میں کوئی ایسا مقصد نہیں تھا. جس طرح سے امریکہ افغانستان میں آیا, جس طرح سے امریکہ عراق کے اندر آیا, جس طرح سے امریکہ دیگر جگہوں کے اوپر آیا, یہ بھی وہی پلان ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خطے کے اندر آ کے وہ ایران سے ہی کام کرنا چاہتا ہے تو باقی جگہوں کے اوپر وہ نہیں کرے گا. ایک بات ہو گئی ہے. دوسری خبر ایک اور ہے اور وہ وال اسٹریٹ جرنل کے حوالے سے ہے اور بی بی سی بھی اس بارے میں ظاہر ہے رپورٹ کر رہا ہے. اب وال اسٹریٹ جرنل کیا کہتا ہے؟ وال اسٹریٹ جرنل امریکہ کا اخبار ہے, وہ لکھتا ہے کہ ٹرمپ ویز ملٹری آپریشن ٹو ایکسٹریکٹ ایرانز یورینیم. اب یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اس حوالے سے جب بہت سارے لوگ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ آپ اتنا بڑا ملٹری بلڈ اپ کر رہے ہیں تو یہ ملٹری بلڈ اپ کیوں کر رہے ہیں, اس بارے میں آج وال اسٹریٹ جرنل نے بتایا کہ ایران مطالبات ماننے کے قریب ہے, مگر امریکی حکام کی جانب سے متعدد بریفنگز بھی سامنے آئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوج مبینہ طور پہ زمینی کارروائی کے لیے تیار ہے. خطے میں اس وقت ہزاروں امریکی میرینز موجود ہیں. ٹرمپ انتظامیہ یہ تاثر دے رہی ہے کہ صدر جزیرہ خارق پر زمینی کارروائی یا یورینیم ضبط کرنے کے آپریشنز کے اوپر غور کر رہے ہیں. اور اب انہوں نے کہا, ٹرمپ نے کل چونکہ جہاز کے اوپر کہا تھا کہ ایران یہ مواد حوالے کرنے کے لیے تیار ہے, اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کے پاس ملک نہیں بچے گا. پہلی بات ہے کہ ایران نے اتنی تباہی کرا لی ہے, جب مذاکرات جنگ سے پہلے ہو رہے تھے تو اس وقت تو سمجھ آتی ہے وہ آپ کی بات سنتا یا بات کرتا, لیکن جب آپ نے اتنی تباہی مچائی ہے تو اس تباہی کے بعد وہ آپ کے حوالے کرے گا؟ میرا نہیں خیال. امریکہ اس وقت اپنے آپ کو بہت سارے وقتوں میں اپنی رائے بدل رہا ہے, اس کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے اور وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمیں کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کریں گے کیا. ایک بڑی اہم خبر ہے اور اس میں ذرا نیو یارک ٹائمز کا ایک ذرا تبصرہ یا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, پھر میں ذرا اسرائیلی فوجیوں والی خبر آپ کو دے دیتا ہوں. یہ ذرا نیو یارک ٹائمز کا لکھا گیا, ا ٹوتھلیس ایران کوسچن مارک, میزائلز اینڈ ڈرون اسٹرائکس شو اٹ can still inflict pain. یعنی ان کا کہ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ ٹوتھ لیس کا مطلب ہے کہ اب اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی حملہ, کوئی کچھ نہیں ہوگا, تو ان کا وہ آج دن تک بھی آپ کو تکلیف دے سکتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ایران آپ کو تکلیف دے رہا ہے. اب جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنی اس کیپیسٹی میں کیا کامیاب ہے کہ نہیں ہے. اچھا, اب آتے ہیں اسرائیل کے فوجیوں سے متعلق. اگر آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ دیکھیں کہ کیا حملے ہو رہے ہیں تو وہ کہیں گے جی کوئی حملے ہو تو رہے ہیں لیکن کوئی زخمی نہیں ہوا, کوئی کچھ نہیں ہوا. لیکن اب ذرا میں آپ کے سامنے ان کے آج ایک تو لبنان سے 6 اسرائیلی فوجی زخمی ہونے کی خبر آئی تو یہ وہاں پر بھی نہیں مانتے. پہلے انہوں نے ایک فوجی کے مارے جانے کی تصدیق کر دی ہے. میں پہلے دن سے آپ کو کہتا ہوں یہ 1 کہیں 10 مانے, یہ 10 کہیں آپ 100 مانے. چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب الجزیرہ کیا رپورٹ کرے؟ الجزیرہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کی فوج کے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے 261 فوجی زخمی ہوئے ہیں, اور یہ وہ نمبر ہے جو انہوں نے اسرائیل کی آرمی کا نمبر کوٹ کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے, میں جب یہ کہتا ہوں کہ 1 کو 10 سمجھیں تو آپ اس کو جب 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا ہزاروں کی تعداد میں ہے. پھر اسی وجہ سے ان کا جو ایئر ڈیفنس چیف ہے وہ کہتا ہے کہ میں 10 ریڈ فلیگ جو ہیں وہ اس وقت ویو کر رہا ہوں تاکہ اس جنگ سے جو ہے وہ بچا جائے. تو اب وہ آپ بچتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. اچھا, اس کے درمیان میں جو بات چیت ہے یا پاکستان تو یہ چاہے گا کہ جناب یہ تنازع خوش اسلوبی سے حل ہو یا بات چیت سے حل ہو, ہمارا اسی کے اندر مفاد ہے اور ہم چاہتے بھی یہ ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس مشکل وقت سے ہم اگر ایران کو نکالنے کے حوالے سے ہمارا کوئی حصہ ہو سکتا ہے یا ہم کوئی رول پلے کر سکتے ہیں تو اس سے کوئی بڑی بات مجھے دکھائی نہیں دیتی. اب پاکستان نے کل آپ نے دیکھا کہ 3 ملکوں کو اپنا مہمان بنایا ہوا تھا. ان 3 ملکوں کے حوالے سے پھر کیا ہوا کہ اب چین کے حوالے سے پاکستان کے جو فارن منسٹر ساگ ڈار ہیں انہوں نے کہا تھا کہ چین آن بورڈ ہے اور اس میں ہمیں اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. تو اب بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں ساگ ڈار وہ آج چین جا رہے ہیں اور اطلاعات کے مطابق ان کا آج کا یہ دورہ, چونکہ آج 30 تاریخ ہے اور ان کی جو ملاقات ہے وہاں پر جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں یعنی چین کے جو وزیر خارجہ ہیں وینگ یی صاحب, ان کی ملاقات کل ان کے ساتھ ہوگی اور اس بارے میں وہ کیوں گئے ہوں گے. دیکھیں اس پورے معاملے کے اندر جو سٹیک ہولڈر ہے, جس طرح پاکستان ایک سٹیک ہولڈر ہے چونکہ ہمارا بارڈر لگتا ہے اور ہم اس بات کے اوپر پریشان ہیں, تو اسی طرح سے اب اگر آپ دیکھیں گے تو جو چین ہے وہ بھی یہاں پہ سٹیک ہولڈر ہے. تو وہ سٹیک ہولڈر ہونے کی وجہ سے اس کو ہمیں اعتماد میں لینا اور وہ ہم سے ایکسپیکٹ بھی یہ کرے گا کہ ہم یہ کریں. اور اگر یہ جنگ بڑھتی ہے
تو ان کے لیے بھی بڑا اس میں نقصان ہے. وہ اس لیے نقصان ہے کہ چونکہ ان کی ایک بڑی جو انرجی کی درآمدات ہیں وہ چاہے ایران سے ہوں یا وہ گلف کنٹری سے ہوں تو وہ وایا اسٹریٹ آف ہرمز سے ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جناب اسٹیٹ آف ہرمز سے ان کو بھی اجازت دے رہے ہیں, پاکستان کو بھی اجازت دے رہے ہیں, لیکن ظاہر امپیکٹ تو آتا ہے. اب یہ جنگ کس نے شروع کی؟ یہ جنگ اسرائیل نے شروع کی. وہ کہتے ہیں 4 دہائیاں اس نے تیاری کی اور بائی ڈیزائن شروع کی. آپ ذرا دیکھیے کہ ٹائمز آف اسرائیل کہتا ہے کہ اسرائیلز اکانومی ٹو شرنک ان فرسٹ 3 months آف ایئر amid war with Iran, finance minister says. یعنی آپ نے یہ جنگ شروع کی اور یہ جو جنگ آپ نے اپنی مرضی سے شروع کی تو اس کے بعد آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی جو اکانومی ہے اب اس میں ایک شرنک آئے گا. وہ شرنک کتنا آئے گا؟ وہ کہتے ہیں جی جو فرسٹ کوارٹر ہے اس میں 9 to 5% کا جو ایک شارٹیج ہے وہ ہو سکتا ہے, نیگیٹو گروتھ ہے. اور اس میں اگر اس میں دیکھا جائے یہ اینول ٹرمز کے اندر اگر کوارٹرلی دیکھا جائے تو 2.5% ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ میں کمی. اور آپ نے تو ابھی آپ کو اسلحہ شسلہ بھی ذرا زیادہ چاہیے. آج ان کے اپنے میڈیا ہارٹز نے بتایا کہ اسرائیل ہیز ٹرپلڈ انٹرسپٹر اینڈ مونیشنز پروڈکشن سون ٹو ریز 4 لیولز نارمل لیولز. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس وقت جو آپ کی اسلحے کی پروڈکشن ہے اس کو آپ نے 3 گنا کر دیا اور آنے والے دنوں کے اندر آپ اس کو 4 گنا کریں گے. تو اس کا مطلب ہے آپ کی کاسٹ اور بڑھے گی. ایسے میں جب آپ کی اکانومی شرنک ہو رہی ہو تو یہ سب کو اس کا امپیکٹ ہے. تو جناب یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.